नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 102 के चैप्टर नंबर 1 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। जहाँ हमने यह पढ़ा था प्राक इतिहास से हम क्या समझते हैं, पुरातत्व विज्ञानी कौन होते हैं और पुरातत्व विज्ञानी किन किन विधियों का प्रयोग करके हमें पुरातत्व के बारे में बताते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो यह पढ़ेंगे कि पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और काल निर्धारण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, आपने सुना होगा कई बार कि किसी सभ्यता की खुदाई हो रही है और वहाँ पर कुछ कंकाल मिले हैं और उन कंकालों की जो उम्र बताई गई, ये बताई गई भाई ये 20,000 साल पुरानी है। या फिर कोई सामान मिला, कोई पत्थर मिला, ये बता दिया गया ये जो पत्थर है लगभग 1 लाख साल पुराना है। तो जो ये पुरातात्विक होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये कैसे ये बात पता लगा पाते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी विधियों का नाम बताया गया है जिनसे पुरातात्विक जो होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी की है, तो कैसे है वो इतनी पुरानी। तो सबसे पहली जो विधि है उस विधि का नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं वृक्ष काल अनुक्रमिकी। तो वृक्ष काल अनुक्रमिकी की अगर बात करें तो इसमें हम जो पता लगाते हैं वो वृक्षों से यानी कि पेड़ों से पता लगाते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो वृक्ष हैं ये प्रतिवर्ष कितना बढ़ते हैं और इसके ऊपर जो छल्ले पड़ जाते हैं तो प्रतिवर्ष कितने छल्ले पड़ जाते हैं। यानी कि जब आप पेड़ को ध्यान से देखोगे तो पेड़ों पे बहुत जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें गोल गोल छल्ले पड़े होते हैं। तो इस पद्धति में हम ये देखते हैं कि पेड़ों में प्रतिवर्ष कितने छल्ले पड़ जाते हैं। और अगर कहीं की जो जलवायु है, आपको पता है कि इस क्षेत्र की जलवायु बहुत गर्म होती है, किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ठंडी होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई वृक्षों में जो प्रतिवर्ष पड़ने वाले जो छल्ले हैं और जलवायु की वजह से उनमें कितनी मोटाई है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि भाई ये क्षेत्र में जो अगर कोई लकड़ी मिली है तो ये कितने साल पुरानी होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पद्धति की, तो ये पद्धति हर जगह एक जैसी चीज़ नहीं बता सकती। उसका रीज़न ये है कि हर एक पेड़ की लकड़ियाँ अलग हैं, हर एरिया की जलवायु अलग है और हर एक पेड़ पर जलवायु परिवर्तन का एक जैसा इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पे जलवायु परिवर्तन का जल्दी इफेक्ट पड़ता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना है, खासतौर पर प्री हिस्ट्री के बारे में जानना है, प्राक इतिहास के बारे में जानना है, तो इस विधि का बहुत तेज़ी से प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 80 लाख साल पुराने लकड़ी के नमूने का टाइम भी ये बता सकती है। यानी कहीं पर कोई लकड़ी का नमूना मिला है, लकड़ी का कोई औजार मिला है, तो हम उसकी 80 लाख साल पुरानी तक जो एज है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पता कर सकते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, तो इस पद्धति में हम क्या करेंगे, पेड़ों में प्रतिवर्ष पड़ने वाले जो छल्ले हैं उसकी संख्या देखेंगे और ये देखेंगे कि उनकी मोटाई कितनी बढ़ रही है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है, हर क्षेत्र की जलवायु एक जैसी नहीं होती, हर क्षेत्र में परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। तो ऐसे में कुछ तो सीमाएं हैं इस पद्धति में, बट फिर भी ये पद्धति बहुत तेज गति से प्रयोग की जा रही है। उसका रीज़न ये है कि 80 लाख साल पुराने लकड़ी के नमूने का भी टाइम पीरियड ये आसानी से प्राप्त कर सकती है। बट रियलिटी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसमें चीज़ें हो सकती हैं, बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी विधि है रेडियो कार्बन विधि, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। रेडियो कार्बन विधि ये बताती है कि हर एक जो जीवित प्राणी है, हर एक जो जीवित तत्व है, पेड़ पौधे हैं या बहुत सारे पत्थर भी हों, हर किसी में कुछ ना कुछ अवशेष कार्बन के होते हैं। और उसमें भी कार्बन का एक टाइप होता है कार्बन 14 C14। वैसे कार्बन 12, 13 और 14 होते हैं, बट हम यहाँ पर कार्बन 14 की बात कर रहे हैं। तो रेडियो कार्बन विधि ये कहती है कि प्रत्येक जो पदार्थ है उसमें कार्बन के तत्व जरूर पाए जाते हैं और उसमें भी 14C यानी कार्बन 14 जरूर होता है। कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो ये टाइम के साथ साथ जब व्यक्ति मर जाता है या कोई जो प्रजाति है वो नीचे दब गई या कुछ जो पत्थर हैं वो नीचे दब गए हैं, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कार्बन जो 14 है वो धीरे धीरे करके नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। लेकिन ये एकदम से नहीं बदल जाता, इसके पीछे एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। तो इन्होंने क्या करा कि कार्बन 14 की एक ना मिड एज निकाल ली। तो कार्बन 14 की जो मिड एज है वो है 5730 साल। यानी कि कार्बन 14 की जो आधी उम्र है वो 5730 साल है। तो इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहली बार एक विद्वान थे जिनका नाम था लिब्बी। तो अमेरिकी रसायन शास्त्री विलियर्ड लिब्बी ने सबसे पहली बार कार्बन रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया। हालांकि इसमें आगे चलकर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं
और इससे हम लगभग 50,000 साल पुरानी चीज़ों की जो एज है वो निकाल सकते हैं। तो रेडियो कार्बन विधि क्या कहती है? रेडियो कार्बन विधि ये कहती है हर पदार्थों में कार्बन होता है और कार्बन में भी C14 जो कार्बन होता है, ये जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है। जब व्यक्ति मर जाता है या फिर कोई भी चीज़ डेड हो जाती है तो उसमें से C14 जो है धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। और ऐसे में जो इसकी आधी एज है वो है 5,730 साल। इस विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, लगभग 50,000 से 80,000 साल पुरानी जो चीज़ें हैं इनके बारे में पता लगा सकते हैं। और इस विधि के बारे में बताया किसने? तो एक अमेरिकन रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था विलियर्ड लिब्बी ने। इसके अलावा आपको किताब में ना लास्ट में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाके कुछ साइंस की वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको कार्बन 14 के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पर बहुत थोड़ा बताया गया है। अगली विधि है, अगली विधि का नाम है पोटेशियम ऑर्गन कालांकन। इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति जिसे KAR कालांकन भी कहा जाता है। देखो कालांकन मतलब होता है समय। यह इस बात पर आधारित है कि पोटेशियम का एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है K40 जो चट्टानों पर और ज्वालामुखी राख में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ऐसे में कहीं पर अगर ज्वालामुखी चट्टानें हैं या उनकी राख है तो इस विधि के माध्यम से उसकी एज निकाली जाती है। ये विधि ये कहती है कि एक ज्ञात दर से जो K40 है वो लगभग 1.3 बिलियन साल में AR40 में बदल जाता है। यानी कोई तत्व मिला, उस तत्व में अगर AR40 है तो पक्का वहाँ पर पहले K40 होगा, और K40 को AR40 में बदलने में कितने साल लग रहे हैं? 1.3 बिलियन साल लग रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। जो कि ऑर्गन गैस में क्षरित हो जाता है। AR40 मतलब ऑर्गन गैस, ठीक है भाई। अब ऐसे में क्या होता है, AR40 एक गैस है, जब चट्टान पिघलती है तो ये बाहर निकलती है, और जब चट्टान ठंडी होती है तो ये गैस उसी के अंदर फंस जाती है। जिसका अध्ययन करके जो भूवैज्ञानिक हैं, जो पुरातात्विद हैं, वो ये पता लगाते हैं कि कोई चट्टान इतने साल पुरानी है तो कैसे है। एक और विधि है जिसका नाम है पूरा चुंबकत्व। देखो आपको ना ज़्यादा पचने में पढ़ना नहीं है, आपको ये हेडिंग पता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष काल अनुक्रमकी, इसमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और कब इसका प्रयोग किया जाने लगा। ऐसी रेडियो कार्बन विधि C14 का अध्ययन करते हैं और कौन से वैज्ञानिक ने और कितने हजार साल पुरानी पता लग सकती है। ऐसे आपको छोटे छोटे 3 पॉइंट बनाने हैं, उनके बारे में पेपर में लिख देना है। तो पूरा चुंबकत्व की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, और उन चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई इस एरिया की जो मिट्टी है उस मिट्टी में कितने साल पहले कुछ गतिविधियाँ हुई होंगी। पूरा शास्त्र में इस पद्धति की शुरुआत 1960 में शुरू हुई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट डुबोइस। तो डॉक्टर रॉबर्ट डुबोइस ने ये कहा कि जब विद्युत में आवेशित कण गतिमान होते हैं तो चुंबकत्व पैदा होता है। इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन है उसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री पर। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो आप देखोगे यहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, इस प्रकार से जो चुंबकीय गुण हैं वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसका ज्ञान लेने के बाद पुरातात्विक क्या होते हैं, अलग अलग एरिया की मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं, क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर कहीं पर कोई सामान मिला है, लोहे के कण मिले हैं, कोई खाने मिली हैं, तो वहाँ पर कितने साल पुराना ये सब सामान होगा। एक और विधि है और इस विधि का नाम है ताप उद्भासन गतिविधि, ताप उद्भासन विधि। ताप उद्भासन विधि की बात करें तो ये विधि बहुत ज़बरदस्त है और इसका बहुत ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है। ताप उद्भासन की बात करें तो इस विधि में पकी हुई मिट्टी से बनी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पकी हुई मिट्टी से बर्तन बनते हैं। अब जो ये बर्तन हैं इसमें क्या होता है, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि कई प्रकार के समस्थानिक शामिल होते हैं। इसके अलावा क्वार्टर जैसे कुछ खनिजों में भी होते हैं ये। तो जब हम इन खनिजों को गर्म करते हैं तो 320 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में निकलती है। लेकिन जब ये खनिज ठंडे होते हैं तो रेडियो सक्रियता की वजह से फिर से ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है जब आगे चलकर अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, 12th में थोड़ा सा बहुत आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो BHIC 101 आप पढ़ोगे, 103 पढ़ोगे, और 102 में जो अगले चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी सभ्यताओं में क्या रहा है कि खुदा के दौरान बर्तन मिले हैं, मृदभांड जिसे हम बोलते हैं। तो वो मृदभांड कितने पुराने हैं इसके बारे में हम ताप उद्भासन गतिविधि से ही पता कर रहे हैं। तो अगर वो पूछे आपसे कि पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो वृक्ष काल अनुक्रमकी विधि का बताएंगे आप, रेडियो कार्बन विधि के बारे में बताएंगे, पोटेशियम ऑर्गन कालांकन विधि के बारे में बताएंगे, पूरा चुंबकत्व विधि के बारे में बताएंगे, और ताप उद्भासन गतिविधि के बारे में बताएंगे। तो इन विधियों में आप क्या करोगे, इनके नाम बताओगे, ये बताओगे इन विधियों का प्रयोग कब से शुरू किया जा रहा है। इस विधि में जैसे ताप उद्भासन विधि है, इस विधि में हम किससे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। चुंबकीय गुणों में मृदा,
पोटेशियम आर्गन विधि में हम ये देख रहे हैं कि भाई टाइम बीतने के साथ जो है K40 में बदल जा रहा है, AR40 में बदल जा रहा है, और इसके माध्यम से 1.3 बिलियन साल पुरानी चीज़ों के बारे में पता लग पा रहा है, वो भी चट्टानों के बारे में। इसके अलावा आपने पूरा चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, तो इनके बारे में आप बता के और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दोगे। लास्ट में इस चैप्टर में जो बचता है वो ये बचता है, मानव विज्ञान क्या है। तो देखो, मानव विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उनकी संस्कृतियों के क्रम विकास की खोज की जाती है कि भाई जो मनुष्य का विकास आज जिस अवस्था में हम हैं, शुरुआत में हम इस अवस्था में नहीं थे, तो शुरुआत में हमारी अवस्था क्या थी, टाइम बीतने के बाद अवस्था में क्या परिवर्तन आया, और आज इस अवस्था में पहुंचे तो कैसे पहुंचे। तो जितने भी मानव विज्ञानी हैं वो इस बात पर लगातार ऐसी गतिविधियों को अध्ययन कर रहे हैं जो मनुष्य की संस्कृति से रिलेटेड है, मनुष्य की सभ्यताओं से रिलेटेड है, और वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे कि एक सबसे पुरानी थ्योरी है जिसमें बताया जा रहा है मनुष्य शुरुआत में कैसा था, गुरिल्ला, चिंपैंजी या फिर वानरों का जो है, वानर का जो है वंशज है मनुष्य, और ये हमारे क्या हैं, पूर्वज हैं। लेकिन क्या ये बात रियल है या नहीं है, इस पर अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग राय दे रहे हैं। तो मानव का इतिहास कैसा है, मानव के पूर्वज कौन थे, मनुष्य का अस्तित्व कैसे आया, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इस पृथ्वी पर, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हैं, और मानव विज्ञानी इन्हीं चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव विज्ञान जो है वो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है कि खोजी गई जो शिल्पाकृतियाँ हैं, जब भी कोई चीज़ें मिलती हैं ज़मीन में खुदाई के दौरान, तो सबसे पहले ये देखा जाता है जो चीज़ मिली है वो अस्थि है या नहीं है, फिर टाइम पीरियड कितना पुराना है, कंकाल कितने साल पुराना है, शरीर की अवस्थिति कैसी है। जैसे कि आप पुराने मनुष्य को देखोगे तो उसका सिर बहुत बड़ा था, दिमाग छोटा था, मुंह बहुत बड़ा था, आंखें कैसी थी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके वो देखते हैं, वो ये बताते हैं कि हड्डियाँ कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी। इस हिसाब से वो ये बताते हैं कि मनुष्य पहले कैसा था। लेकिन मानव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएँ हैं जिसके माध्यम से मानव विज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो मानव विज्ञान की पहली शाखा है जैविक मानव विज्ञान, दूसरी शाखा है प्राकृतिक ऐतिहासिक मानव विज्ञान, तीसरी शाखा है भाषाई मानव विज्ञान, और चौथी है निर्जातीय विज्ञान जिसे हम सांस्कृतिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो जैविक मानव विज्ञान में हम ये देखते हैं जो मनुष्य हैं ये सांस्कृतिक पहलू कैसे हैं, जिसके अंतर्गत जैविक चरित्रों से इसका लेना देना है, उसकी योग्यताएं देखी जा रही है, उसके जीन देखे जा रहे हैं, उसके जीन में क्या क्या चेंजेस है, और अगर हमारे शरीर में कोई जीन है तो वो जीन किस से लिया गया है। जैसे ये माना जाता है कि भाई जो हमारे जीन है ये बंदरों से मिलते हैं थोड़े बहुत, तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि बंदर जो है हमारे पूर्वज रहे होंगे, मनुष्य शुरुआत में ऐसा रहा होगा। तो जैविक मानव विज्ञान में भी हम मानव जीव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, नर वानर शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और पूरा मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है सांस्कृतिक मानव विज्ञान। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई देखो, पूरी दुनिया में मनुष्य विभिन्न भाषाओं को बोलता है, विभिन्न कल्चर का प्रयोग करता है, तो विभिन्न संस्कृतियों का जो प्रयोग करता है, अलग अलग तरीके के विवाह पैटर्न्स हैं, अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग तरीके की ब्लड रिलेशन व्यवस्था है। कुछ लोग जो शादी हैं वो अपने कुल परिवार में करते हैं, कुछ लोग बाहर करते हैं। तो ऐसा है तो क्यों है, जीवन निर्वाह लोग कैसे करते हैं, यानी कुल मिलाकर सांस्कृतिक मानव विज्ञानी सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। भाषाई मनोविज्ञान जो है वो भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इस दुनिया में हजारों से ज़्यादा प्रकार की भाषाएं हैं, और हर भाषा की अपनी एक लिपि है। कुछ भाषाएं समय के साथ विलुप्त हो गई हैं। अब जो भाषाएं विलुप्त हो गई हैं तो प्राचीन समय की भी रही होंगी, मनुष्य का इतिहास भी उतना पुराना रहा होगा। तो इस प्रकार से एक मिला जुलाकर एक संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि कोई अकेला व्यक्ति ही सारी हिस्ट्री को बता देगा, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग विषय इसके लिए पढ़े जाते हैं, अलग अलग विषयों में तमाम ज्ञान का प्रयोग करके किसी एक स्थल की खोज की जाती है। यानी किसी एक स्थल की खोज में केवल एक अकेले ही वैज्ञानिक का योगदान नहीं हो सकता, उसमें विभिन्न विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, और उसके आधार पर वो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और हमें किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में बताते हैं। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस इसमें हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया है, और जो हमने पढ़ा है सारांश में वही बताया गया। कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे हमने एक वर्ड यूज़ किया शिल्पाकृति। तो शिल्पाकृति में हम ये देखते हैं कि अतीत में मानव किस प्रकार की आकृतियों का प्रयोग करता था, किस तरीके के सामान का प्रयोग करता था, वो किस प्रकार के सामान बनाता था। उत्खनन का मतलब होता है खुदाइयाँ। भूवैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो पृथ्वी पर स्थित ठोस और तरल पदार्थ और उससे बनने वाली चीज़ों का अध्ययन करते हैं। होमोनिन कौन होते हैं, होमोनिन वो होते हैं जो सभी आधुनिक और विलुप्त मनुष्य और उनके पूर्वजों या उसके आसपास के कोई सदस्य हैं। पूरा चुंबकत्व क्या है, तो पुराने समय में जो चट्टानें हैं उसमें चुंबकत्व गुण हैं, उनका जो अध्ययन कर रहे हैं वो पूरा चुंबकत्व कहला रहा है। जीवाश्म शास्त्री कौन है,
वे वैज्ञानिक जो जीवन की शुरुआत और विकास के इतिहास तक पहुंचने के लिए फॉसिल्स का अध्ययन कर रहे हैं वो जीवाश्म शास्त्री होते हैं। प्राक इतिहास एक ऐसा समय जहां पर लिखित दस्तावेज नहीं है। और आद्य इतिहास, प्राक इतिहास और इतिहास के बीच का जो समय है उसे क्या कहते हैं, हम आद्य इतिहास कहते हैं। आई होप सो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो ये जो लेक्चर है ये 15-20 मिनट के नहीं होते हैं, इनके लिए 2-2, 3-3 घंटे की जरूरत होती है, बट फिर भी 15 से 20 मिनट में जो चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लेकर चलना पड़ रहा है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।